हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज का है लेक्चर नंबर 21। तो बच्चों अब तक हमने लेंस से अपवर्तन पढ़ा, लेंस से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना पढ़े, ठीक है। लेकिन आज यानी हम लेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आ जाते हैं, सामान्य क्वेश्चन हैं। तो ऐसे डाउट्स पर जो कि आपके दिमाग में आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। जो आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे बच्चों अगर पहला पॉइंट यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसका एक टाइटल देते हैं। टाइटल देते हैं FAQs अबाउट लेंस। इट मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी सामान्यतः पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं जो बच्चों के दिमाग में पैदा हो सकते हैं। जैसे कोई छात्र ये कह सकता है कि जब किसी लेंस के, देखो जैसे ये लेंस है, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ हैं, तो इसको हम उत्तल लेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? उत्तल लेंस। अगर दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो इसको हम अवतल लेंस कह देते हैं। अवतल लेंस। अब बच्चों दिक्कत ये आती है कि यदि किसी लेंस में एक तल उत्तल है और एक अवतल है, कैसा है? एक तल, किसी लेंस का एक तल उत्तल है और दूसरा तल अवतल है, तो छात्र ये सोचते हैं कि इसको उत्तलोवतल लिखें, उत्तलोवतल लिखें या अवतलो उत्तल लिखें। अवतलोत्तल लिखें, यानी जैसे एक तल उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, तो उत्तलोवतल का मतलब कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और इसका मतलब क्या हुआ? अवतलोत्तल का अवतल प्लस उत्तल अवतल, यानी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ध्यान से समझना बच्चों जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। उत्तलोवतल का मतलब उत्तलोवतल या उत्तलावतल भी कैसे भी लिख देते हैं, उत्तलावतल भी लिख देते हैं, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इसे लिखें या इसे लिखें, क्योंकि दोनों ही पृष्ठ हैं, कॉन्वेक्स भी है कॉनकेव भी है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिखें या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लिखें। तो इस शंका का समाधान ये है कि बच्चों यदि लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी उसका जो प्रभाव है, यानी वो किरणों को कन्वर्ज कर रहा है, अगर वो लेंस जिसका एक पृष्ठ कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, यदि लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है तो उसे किसकी भांति व्यवहार कर रहा है बच्चों? किस लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है? उत्तल की। तो बाद में उत्तल आना चाहिए, यानी अवतलोत्तल। ये क्या है? अवतल प्लस उत्तल है, बाद में उत्तल आ रहा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि बाद में हमने क्या लिखा? अवतलोत्तल, यानी अवतल
प्लस उत्तल है, ये बाद में उत्तल आया क्योंकि उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी ये इसको हम क्या लिख देते हैं, अवतलोत्तल। संधि कर दी, अवतलोत्तल। हिंदी में संधि और विच्छेद पढ़े हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ये मैं कैसे लेंसों की बात कर रहा हूँ बच्चों, जैसे देखो एक ये है, एक पृष्ठ ये उत्तल है और दूसरा इसका पृष्ठ हमने अवतल बनाया है, या एक ये है और एक ये है, इसमें भी उत्तल पृष्ठ है और अवतल पृष्ठ है, ठीक है, या ऐसे है, कैसे भी कह दें। तो क्या लिखें इसको, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव यानी उत्तल प्लस अवतल, तो ये उत्तलावतल होगा बच्चों जब संधि करेंगे। तो इसका उल्टा पढ़ने जा रहे हैं, इधर लिख दें। ऐसे लेंसों की बात हो रही है भाई, इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो सीधा अवतल है, ये सीधा उत्तल है। ऐसे डाउट को दूर कर रहे हैं। तो एक कंडीशंस तो मैंने बच्चों ये समझा दी आपको, ऐसे कैसे हो गया, तो अवतलोत्तल हुआ, ठीक। और यदि लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल की तरह व्यवहार कर रहा है, तो अवतल बाद में लिखेंगे। जिसकी तरह व्यवहार करता है वो बाद में आना चाहिए बच्चों। तो उत्तल प्लस अवतल संधि कर दें इन दो शब्दों की, तो क्या मिलेगा, उत्तल छोटा अ है और यहाँ छोटा अ है तो बड़ा हो जाएगा संधि करने पर, तो उत्तलावतल हो गया बच्चों। क्या हो गया, उत्तलावतल लेंस। यानी पहला कॉन्वेक्स की तरह था, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, अवतल की तरह बात कर रहा है तो अवतल बाद में लिखेंगे। इसी को कह देते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो बच्चों उसके नामकरण की जो समस्या थी कि उसका हम क्या नाम रखें, वो यहाँ से दूर हो गई। एक बार फिर संक्षेप में सुन लीजिए। यदि किसी लेंस में दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक उत्तल और एक अवतल, तो उसको उत्तलावतल कहें या अवतलोत्तल कहें, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है। उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है तो अवतलोत्तल, क्योंकि इसमें उत्तल बाद में आ रहा है, और अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है तो उत्तल प्लस अवतल बाद में रखेंगे, तो इसका संधि उत्तलावतल हो जाएगा। तो नामकरण की जो समस्या थी, जो बच्चों के दिमाग में आ सकती थी, वो हमने दूर कर दी। तो एक फेक हुआ बच्चों, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, समाधान कर दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले पे चलेंगे। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपके दिमाग में खटक सकता है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि कुछ लेंस मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, ठीक है ना, यानी पतला लेंस भी होता है और मोटा लेंस भी होता है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर पतले और मोटे लेंस में किसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी, पतले की कि मोटे की ज़्यादा, ठीक है, ये बात आ सकती है। तो उसको भी समझ लेते हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी कि मोटे लेंस की ज़्यादा होगी, इसकी चर्चा आप करते हैं। यानी पतला लेंस दैट इज़ थिन लेंस और मोटा लेंस यानी थिक लेंस। तो देखें बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ मोटा लेंस, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी। संक्षेप में ही लिख रहा हूँ, इतने से समझ जाएंगे। फोकस दूरी पतले की तुलना में कम होगी और पतले लेंस की
लेंस जितना पतला होता जाएगा फोकस दूरी उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। फोकस दूरी अधिक। क्षमता की बात करें तो क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है बच्चों, तो वो उल्टी होगी। मोटे लेंसों की क्षमता अधिक हो जाएगी क्योंकि फोकस दूरी कम है, तो इनकी पावर जो है क्षमता वो अधिक होती है। लेंस जितना अधिक मोटा होगा किरणों को उतना ही ज़्यादा मोड़ देगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ। जैसे मैंने एक पतला लेंस बनाया, इससे आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक, पतले लेंस की मैंने क्या कहा था, फोकस दूरी अधिक होती है, तो इसकी फोकस दूरी अधिक है। तो जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, ये इनको बहुत कम मोड़ पा रहा है, इसलिए बहुत दूर जाके मिल रही हैं। और अब बना दिया मैंने मोटा लेंस बच्चों, इसकी तुलना में देखें चित्र से स्पष्ट हो रही है स्थिति। इसकी फोकस दूरी कम होगी तो इससे आने वाली जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाएंगी। देखिए विचलन कोण देखिए, उसने जैसे इसने इतने कोण से मोड़ी हैं और यहाँ इतने कोण से मोड़ी हैं, तो ये ज़्यादा कोण से मुड़ी हैं बच्चों। तो इसकी फोकस दूरी कम है मोटे लेंस की, लेकिन क्षमता ज़्यादा है क्योंकि किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है। क्षमता अधिक और इनकी क्षमता, पतले लेंसों की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है, क्षमता कम होती है। ठीक, तो अब आप ये सोचेंगे कि ये तो सर आपने बता दिया, हम कैसे मान लें ये बात सही है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक लेंस लिया बच्चों, जैसे देखें एक ये मैं पहले मोटा लेंस लेता हूँ। ठीक, मोटा लेंस बना लिया मैंने, और एक बना लिया पतला लेंस। तो देखें ये मोटा लेंस है तो इसकी वक्रता ज़्यादा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम आएगी बच्चों, क्योंकि ये छोटे गोले से बनेगा। देखिए इसकी गोलाई वहीं होने लगी, गोला कैसा होगा, छोटा। और इसका गोला जब बनाओगे पूरा करोगे तो देखो बहुत बड़ा गोला आएगा, ऐसे करके ले जाओगे तो इनकी वक्रता त्रिज्याएँ ज़्यादा होंगी। भाई इसका गोला छोटा बनेगा ऐसे जब मोड़ोगे तो, और ये बहुत कम वक्रता में मुड़ रहा है, तो इसका गोला देखिए बच्चों मैं करके दिखाऊँ, ऐसे इतना बड़ा आएगा लगभग, और इसका गोला इतने में ही काम चल गया ऐसे। तो ये गोला छोटा है, तो मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्याएँ कम होंगी। मान लो दोनों की बराबर, जैसे कम का मतलब मैंने ले ली 20, मोटा लेंस है वक्रता त्रिज्याएँ इसकी कम। तो मोटे लेंस के लिए देखें, मान लो वक्रता त्रिज्या मैंने ले ली है 10, तो R1 और R2 10-10 की ले ली। तो देखें इसका जो फर्स्ट सरफेस है इसका R1 इधर होगा, तो R1 इधर पॉजिटिव लिया जाएगा तो +10, और R2 दूसरे की त्रिज्या इस साइड में होगी, R2 ये होगी, इस साइड की दूरी नेगेटिव, तो -10। तो सूत्र लगाइए, और मान लीजिए मैंने लेंस जिस पदार्थ का लिया है कांच का, उसका अपवर्तनांक 1.5 है बच्चों। तो 1/f बराबर सूत्र क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला n-1 1/R1 - 1/R2। इससे देखें 1/f बराबर 1.5 - 1 × 1/10 प्लस बच्चों 1/10। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। क्या मैंने जो हल्का सा गोला बना के दिखाया था वो चित्र में दिख रहा है बेटा? रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, मैंने हल्के से बना के दिखाया था कि मोटा लेंस है तो वो छोटे गोले से बन जाएगा बच्चों। ये मैंने बनाया था गोला इस तरीके से, ठीक है ना। आपका ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी तो ख़राब ना हो, छोटा गोला। और ये देखिए बहुत बड़ा गोला ये बना, इसका गोला बड़ा बनेगा, है ना, ऐसे करके। तो देखें इसे जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पे मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चों। 1/f बराबर कितना आ गया यहाँ से देखें, 0.5/2/10, 0.5 बचा इंटू 2/10 बचा, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो 5 से कट गया। ये कहीं मिस्टेक हो गई क्या बच्चों? 1/10, 1/10, 2/10, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया,
5 से काटा 20 बार कट गया, और 2 से कट गया 10 बार। तो एफ कितनी आ गई बच्चों? 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब ये लेंस मोटा था तो फोकस दूरी आई 10। अब लेंस पतला होगा तो वक्रता त्रिज्याएं ज़्यादा होंगी, तो अब मैं बड़ी ले लेता हूँ। जैसे R1 30 ले ली तो प्लस की 30 होगी, R2 माइनस की 30 होगी। अब हल करिए, 1/f बराबर n-1 1/R1 प्लस 1/R2 तो बराबर 0.5 बचेगा। यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ 1/30 प्लस 1/30 सॉरी माइनस, और माइनस माइनस प्लस होंगे। 1/30 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा बच्चों? 2/30। ये 1/f बराबर, तो 1/f बराबर 1/30 आ गया, क्योंकि 0.5 × 2 1 होता है, तो f आ गई 30 सेंटीमीटर। तो देखें, पतला लेंस था तो फोकस दूरी 30 आई है, और मोटे लेंस के लिए 10 आई है, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या कम है। तो इस तरीके से देखें बच्चों, लेंस जितना पतला होता जाएगा फोकस दूरी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और क्षमता कम होती चली जाएगी। लेंस जितना मोटा होगा फोकस दूरी उतनी ही कम होती जाएगी, क्षमता अधिक होती चली जाएगी। तो ये बात जो मैंने यहाँ लिखी थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो आपके दिमाग में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपके दिमाग में ये उठ सकता है बच्चों कि क्या जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो हर परिस्थिति में सेम रहती है या कभी बदल भी जाती है, या किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी किन किन कंडीशंस को बदलने पर फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी लेंस की बदल जाती है। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। दैट इज ऑन विच फैक्टर्स द फोकल लेंथ of a lens, in which factors the focal length of a lens is dependent। ठीक है, यानी वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर फोकल लेंथ चेंज होती है। इन विच फैक्टर्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज डिपेंड। ये थोड़ा क्वेश्चन बच्चों मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऑन विच फैक्टर्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। यानी हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जिस पर वो फोकल लेंथ बदलती है बच्चों। ठीक है, यानी फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखें 1/f बराबर हमने पढ़ा है n-1 1/R1/1/R2। ये हमने व्यंजक प्राप्त किया था। ये क्या था बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। तो देखें किस किस पर डिपेंड कर रही है। पहले तो सूत्र से ही देखें, n पर। n है अपवर्तनांक, और भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। कांच का अलग होगा, कांच में फिलेंट का अलग होगा, क्राउन का अलग होगा। तो अलग अलग पारदर्शी माध्यम होंगे, उनका अलग अलग अपवर्तनांक होगा। यानी तो किस पर निर्भर किया? एक तो फोकल लेंस, वो फोकल लेंथ किस पर डिपेंड की? एक तो n पर डिपेंड की। तो n किस पर डिपेंड कर रहा है? पदार्थ पर। अलग अलग पदार्थ का अलग होगा, यानी लेंस के पदार्थ पर। हम ये कह सकते हैं कि लेंस के पदार्थ पर। अब
R1 R2 पर डिपेंड करेगा, वक्रता त्रिज्याएं हैं यानी अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं के लेंस लेंगे तो उनकी फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। ठीक है ना, इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी और पतले की ज़्यादा होगी, यानी वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर कर रही है, क्योंकि R बदलने से लेंस मोटा और पतला होगा, चेंज हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्याओं पर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर इस पर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखें। एन जो है अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए अलग अलग होता है बच्चों। तो अपवर्तनांक जो है, एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा कि हम कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हैं बच्चों। तो देखें, अब मैं इस बात को बता दूं कि प्रयुक्त प्रकाश के लिए यानी भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए एन भिन्न भिन्न होगा। जैसे फॉर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, कैसा, बैंगनी प्रकाश, वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन, यानी इसको हम किससे लिख दें, एन वी से, एन वी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट। बैंगनी प्रकाश के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। देखो बच्चों, श्वेत प्रकाश जो होता है, आपने पढ़ा है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है बच्चों। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ किन किन से, विबग्योर से, BIBGYOR। तो हमने सुरों वाले प्रकाश की बात कर ली। इस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इसका, 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 एक ऑर्डर में है, निश्चित क्रम में है। और सबसे कम किसका, लाल का। तो लाल से ज़्यादा है, यानी हम अब NR, ये क्या है, NR यानी वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है लाल कलर के अपवर्तनांक से। तो वायलेट कलर के लिए फोकस, अब देखो एन के व्युत्क्रमानुपात, एन और इसमें व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन है, एन यहाँ अंश में है, एफ हर में है। तो जब एन बड़ा होगा तो एफ कम होगी। तो बैंगनी रंग के लिए फोकल लेंथ जो आएगी बच्चों वो कम आएगी लाल रंग से, या ये कह सकते हैं, सॉरी 1/क्यों, जब उल्टा ही कर रहे हैं तो एफ वी कम आएगा किससे, एफ आर से, यानी लाल के लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, या ये कह सकते हैं कि लाल कलर के लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए प्रयुक्त अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए बच्चों, रंग यहाँ पेंट वाला रंग से बात नहीं हो रही, तो प्रयुक्त प्रकाश पर डिपेंड करेगी फोकस दूरी। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, NB का, उससे कम इंडिगो के लिए, जामुनी रंग के लिए, फिर नीले रंग के लिए, फिर ग्रीन कलर के लिए, फिर येलो कलर के लिए, फिर ऑरेंज कलर के प्रकाश के लिए, फिर लाल कलर के प्रकाश के लिए। तो ये एक ऑर्डर है अपवर्तनांकों का। तो बच्चों अब देखें यहाँ क्या होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हों और यहाँ हम श्वेत प्रकाश यूज़ करें, तो अब मैंने बताया कि फोकस दूरी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगी, और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना है, तो यहाँ 7 फोकस होंगे, और फोकस दूरी कम किसकी होगी, बैंगनी की। तो जैसे बैंगनी के लिए फोकस यहाँ होगा FV, और लाल के लिए यहाँ होगा, और बीच में बाकी के ये सब कलर आएंगे विबग्योर। तो ये किरणें 7 टुकड़ों में टूट जाएगी, यानी
अलग अलग। बैंगनी रंग की किरण यहाँ से यहाँ मिलेगी, यहाँ गुजरेगी, और लाल रंग की किरण यहाँ से जाएगी। ऐसे ही सातों रंगों के प्रकाश की किरणें 7 जगह उनके फोकस होंगे तो 7 प्रतिबिंब बनेंगे, रंगीन प्रतिबिंब बनेगा। इस दोष को, लेंस के इस दोष को हम वर्ण विपथन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विपथन। आपके दिमाग में जो शंका आ सकती है उनका हम बच्चों समाधान कर रहे हैं। इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं, यानी अलग अलग रंगों की किरणें अलग अलग जगह जा कर के मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी लाइट थी? वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश था तब, उस केस में ऐसा होगा। एक रंग की किरण होगी तो एक फोकस होगा, एक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों ये 3 बातें हमने देखी कि किन किन पर निर्भर कर रहा है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब हमने देखा था, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि किसी लेंस को वायु में रखते हैं तो फोकस दूरी अलग होती है, और किसी द्रव में, पारदर्शी द्रव में डुबो देते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी फोकस दूरी उसके आसपास के माध्यम पर भी निर्भर कर रही है। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई है। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हाँ, कि लेंस के आसपास माध्यम कौन सा है। तो चौथा पॉइंट बच्चों मैं यहीं लिख देता हूँ। चौथा पॉइंट है लेंस के चारों ओर के माध्यम पर। ये बात तो हम न्यूमेरिकल से सिद्ध कर चुके हैं बच्चों, इसलिए ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने बच्चों ये देखा कि जो फोकस दूरी है लेंस की वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टॉपिक का हेडिंग डाल दूँ मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सॉरी बच्चों ये लीड परेशान कर रही है, फैक्टर्स, क्या दिक्कत हो रही है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ। क्या बात है यार, ओहो, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। वो फैक्टर्स हमने ये लिखे हैं चारों, जिन पर फोकस दूरी डिपेंड कर रही थी। हाँ तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे आपके चौथे डाउट पर, चौथे पॉइंट पर चलेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर अगर हम लेंस को काट दें तो क्या होगा, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन वी कट अ लेंस। चौथा डाउट आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कट अ लेंस। लेंस को कट करने पर क्या क्या चीज़ चेंज होगी, इस बात को हम समझते हैं। बच्चों बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ डिपेंड करता है लेंस को हम हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं कि वर्टिकली काट रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है। अब मैंने उसको, ये इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत बीच में से यहाँ से काट दिया ऐसे, तो क्या होगा। तो बच्चों जो लेंस बनेगा, जैसे फिर काटने के बाद, यानी कट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, यहाँ मैं कैंची बनाता हूँ, यानी यहाँ से काट रहे हैं बच्चों, इसको ऐसे काट रहे हैं इस लाइन के थ्रू, ठीक है। सॉरी, जहाँ से काट रहे हैं उसको डॉट डॉट बनाना चाहिए, ये तो उसकी मुख्य अक्ष है ही। यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं बच्चों, कट करने का मतलब ये सिचुएशन बना दी, यानी ऐसे कट करेंगे। तो देखें क्या होगा, मान लो बच्चों इनकी वक्रता त्रिज्याएं आर और आर थी, इसकी भी आर, इसकी भी आर। तो अब क्या होगा बच्चों, कट करने के बाद
लेंस की सिचुएशन जो होगी, लेंस ऐसा हो जाएगा जब काटा नहीं था पहली स्थिति में, यानी ये है फर्स्ट स्थिति और ये है सेकंड स्थिति। तो इन केस फर्स्ट, पहली स्थिति की बात करते हैं बच्चों। केस फर्स्ट में क्या है, फोकस दूरी निकालिए, कितनी आएगी, 1/f बराबर n-1 1/r। यहाँ क्या है बच्चों, ये फर्स्ट पृष्ठ, ये सेकंड पृष्ठ, फर्स्ट पृष्ठ का कर्वेचर इधर, ये r1 और सेकंड का ये रहा r2। तो r2 इस साइड में है तो r1 तो प्लस का रहेगा बच्चों, प्लस r, क्योंकि इस साइड में है, और r2 माइनस r रहा। तो यहाँ रखिए, तो 1/r और r2 माइनस r रखेंगे तो प्लस 1/r, यानी इतनी आ गई 1/f बराबर n-1 2/r। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कट करने से पहले थी। अब केस सेकंड में देखें, कट कर दिया तो क्या होगा, इन केस सेकंड। देखो बच्चों, बीच में से खड़ा खड़ा इसको काटा है तो फोकस दूरी डबल हो जाएगी, का आधे दो लेंस हो गए तो दोनों की डबल। जैसे इसकी 20 थी तो इसकी 40 हो जाएगी, 40 थी तो 80 हो जाएगी, 30 थी तो 60 हो जाएगी इस टुकड़े की। वही बात हम सिद्ध कर रहे हैं। देखें, इस स्थिति में सेकंड केस में फर्स्ट पृष्ठ आपका ये रहा तो r1 तो प्लस r ही रहा, ये वक्रता त्रिज्या तो नहीं बदली, लेकिन ये समतल पृष्ठ हो गया तो r2, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक, अनंत रखोगे तो इस केस में क्या आएगा, 1/f बराबर n-1, और भाई अपवर्तनांक थोड़ी बदल जाएगा लेंस का, कांच का है तो लेंस कांच का ही रहेगा, 1/r प्लस 1/अनंत। तो ये 0 हो गया तो 1/r रह गया, तो 1/f डैश मान लेता हूँ इसको, नई फोकस दूरी बराबर n-1 और 1/r। तो देखें, अगर मैं इस इक्वेशन में इसका डिवाइड करूं बच्चों, फर्स्ट में सेकंड का, तो जब डिवाइड करेंगे तो f डैश ऊपर चला जाएगा, तो f डैश बटे f, फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो देखें, f डैश बटे f, n-1 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 2, ठीक है, f डैश है बच्चों। तो f डैश कितनी हो गई, पहले की यानी f की दोगुनी हो गई, तो फोकस दूरी दोगुनी हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ विल बी डबल। फोकस दूरी दोगुनी हो जाएगी। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी बच्चों, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका फोर्थ, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे फिफ्थ डाउट पर। हाँ बच्चों, मैं गलत कह गया, अभी फोर्थ डाउट ही चल रहा है। अभी लेंस को हमने वर्टिकली काटा था, अब मुख्य अक्ष के समांतर काटेंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना खो जाता हूँ कि कभी कभी मैं गलत बोल जाता हूँ, तो ऐसी त्रुटियों को आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें। तो अब सिचुएशन क्या है कि ये लेंस है, इस लेंस को मैंने आधा काट दिया यहाँ से। अब यहाँ से काटा है बच्चों, कैंची बना दूँ, यहाँ से काट रहे हैं, ठीक। तो 2 टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा ये मिलेगा और एक टुकड़ा ये मिलेगा। ये अब भी लेंस ही रहे बच्चों। अब देखें, वक्रता त्रिज्याएं तो वही रहीं, इसलिए फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी फोकस दूरी थी उतनी ही अब भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, नो चेंज इन फोकल लेंथ। नो चेंज इन फोकल लेंथ। तो दोनों टुकड़ों की फोकस दूरी उतनी ही रहेगी जितनी इसकी थी। जैसे फॉर एग्जांपल
इसकी फोकस दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर थी, तो इसकी भी 20 सेंटीमीटर रहेगी और इसकी भी 20 सेंटीमीटर रहेगी। उत्तल लेंस था, उत्तल ही रहेगा, अवतल होता तो अवतल ही रहते, तो फोकस दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब अगला प्रश्न उठता है बच्चों, इसी सिचुएशन को देखें, इसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमने लेंस को ऐसे काटा है, ठीक है। तो एक बार फिर भजन सुन लो बच्चों, तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। भाई कन्हैया पर तो सबका दिल दीवाना हो ही जाता है, तो हमारा क्यों नहीं होगा। तो चलिए अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस लेंस को आधा काटने पर बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर जो प्रतिबिंब बनना था अब भी वही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये रहा हमारा पांचवा डाउट जो हमारे दिमाग में पैदा हो सकता है। क्या प्रतिबिंब आधा हो जाएगा, फिर क्या चेंजिंग आएगी, उसको समझें। अगर हम इस लेंस को काट दें, मान लो अभी हमने काटा नहीं है, समझें, जैसे दिस वन, ये पहली स्थिति है। सवाल तो समझ गए कि लेंस को काटने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखें, जैसे मैं एक कैंडल बनाता हूं बच्चों, यहाँ पर एक मैंने मोमबत्ती रख दी, ठीक, और इस लेंस से इसका प्रतिबिंब बन रहा है। एक किरण में यहाँ से ले गया और एक किरण इसके फोकस से ले गया। कैंडल का प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कह रहे हैं कि इसको हमने आधा काट दिया तो क्या ये प्रतिबिंब आधा होगा या क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चों प्रतिबिंब वहीं बनेगा और वैसा ही बनेगा, लेंस को आधा कट कर दिया जाए तो। अब आप ये कहेंगे ये किरण कैसे जाएगी। अब मैं लेंस को आधा काट दूं या आधा पेंट कर दूं, एक ही बात रही। पेंट करने पर भी किरणें नहीं गुजरेंगी। ठीक है बच्चों, बात ध्यान से समझना। तो इतने हिस्से से नहीं आएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि जो प्रतिबिंब है वो इन दो किरणों से ही नहीं बनना है, बहुत सारी किरणें जा रही हैं बच्चों। अब मैंने देखो, अगर लेंस काटा नहीं था, लेंस मान लो काटा नहीं है अभी, न पेंट किया है, तो किरणें और भी जा रही थी, यहाँ से जाएंगी, ठीक है, ये किरण जाएगी, ये सब यहीं मिल रही होंगी। कोई सी किरण एक यहाँ ले जाइए, ये भी यहीं से जा रही होगी। तो बहुत सारी अनंत किरणें चलती हैं बच्चों। केवल दो किरणों से तो हम एक चित्र से स्थिति पता कर लेते हैं। ये सब यहीं से गुजरेंगे बच्चों, यहीं से जाएंगे सब। तो एक किरण से थोड़ी बनना है। तो लेंस इतना मैं ढक दूं या इतने पर पेंट कर दूं आधे पर, तो क्या होगा बच्चों, ये किरणें ही तो नहीं जा पाएंगी नीचे से जो जा रही हैं, यानी आधी किरणें कम हो जाएंगी। तो तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की जो चमक है, चमक जितना चमकीला पहले बनना था उतना नहीं बनेगा, अब धुंधला बनेगा, उससे कम चमक का बनेगा। आधा काटा है तो तीव्रता आधी रह जाएगी। आधा काटने पर या आधा पेंट करने पर तीव्रता, उसकी चमक कम हो जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन रहा होगा और प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा और उसी स्थान पर बनेगा, पोजीशन भी नहीं बदलेगी और जैसा बनना है वैसा बनेगा। उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, वास्तविक है वास्तविक रहेगा, केवल चमक कम होगी। तो आप जितना, जैसे आपने आधा पेंट कर दिया या काट दिया तो चमक आधी हो जाएगी, जितने परसेंट उसको ढक देंगे उतनी परसेंट चमक कम हो जाएगी। मान लो मैं इतना पोर्शन पे पेंट कर दूं, यहाँ नहीं करूं, ठीक है, इतने पोर्शन पे पेंट कर दूं केवल, तो केवल इतने हिस्से से जो किरणें जा रही थी वो नहीं पहुँचेंगी, तो प्रकाश कम पहुँचेगा, तो थोड़ा सा धुंधला होगा प्रतिबिंब। तो ध्यान रखें कि लेंस पर काटने पर, पेंट करने पर उस प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल किस पर पड़ता है कि प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है, ये ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए
अब चलेंगे सिक्स्थ डाउट पर, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गए होंगे बच्चों कि ये किरणें नहीं जाएंगी, फिर जैसे हमने इतना पेंट कर दिया तो ये जो किरणें इस यहाँ से जा रही हैं ये नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, जितनी भी यहाँ से जा रही होंगी वो जाना बंद हो जाएंगी, ये नहीं जाएगी। तो कम रोशनी पहुँची, थोड़ी सी प्रतिबिंब धुंधली हुई। ठीक, तो उम्मीद है कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों एक नई बात और मैं बता रहा हूँ, यानी सिक्स्थ डाउट। जैसे बच्चों हमने दो लेंस कांटेक्ट में लाए थे, यानी दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकाली थी। इस तरीके से दो लेंस हमने एक दूसरे से जोड़ दिए हैं, ये लेंस 1 और ये लेंस L2। पहले की फोकस दूरी L1 की फोकस दूरी है F1 और L2 की है F2। तो दोनों को मिलाने पर जो नई फोकस दूरी, जो नया लेंस बना, उसकी फोकस दूरी बच्चों 1/f बराबर हमने बताई थी 1/f1 प्लस 1/f2। संपर्क में इतनी फोकस दूरी हो जाती है और क्षमता कितनी हो जाती है P1 प्लस P2। क्षमता सीधे सीधे जुड़ जाती है और फोकस दूरी व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। तो ये बात आपने पढ़ी थी। तो अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने। अब नई बात यह है कि कोई बच्चा ये सोच सकता है, कोई खुराफाती होगा, उसका दिमाग चल रहा होगा कि सर हम लेंसों को मिलाएं तो सही, लेकिन बिल्कुल न चिपकाएं, गैप रखें थोड़ा सा, तो वो लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी है, जो नया लेंस होगा, जैसे मैंने संपर्क में तो रखे हैं लेकिन बीच में गैप रखा है, तो इस लेंस की जो प्रभावी फोकस दूरी होगी, मान लो इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, डी दूरी पर मैंने डी दूरी का गैप दे के कॉन्टैक्ट किया है। कॉन्टैक्ट का मतलब बिल्कुल संपर्क नहीं है लेकिन मिला के तो रखे हैं। तो इस स्थिति में बच्चों जो फोकस दूरी होती है, ये आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन एक आपके दिमाग में क्वेश्चन न पैदा हो जाए, आपका दिमाग खुराफात न करने लगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 1/f इस स्थिति में होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। याद कर लेना, ये मत कहना सर इसका डेरिवेशन करा दो, ये आगे ग्रेजुएशन में इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स ग्रेजुएशन में भी है बच्चों, वहाँ ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए बता दिया है। तो देखें पावर कितनी हो जाएगी, P बराबर ये P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। D क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, वो मैंने चित्र में दिख रही है आपको। तो ये बच्चों अगला एक डाउट रहा। अब अगले पे चलेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बच्चों ऐसा है, मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में एक ऑटो वाला ये भजन बजा रहा था, मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो आज इसीलिए मैं इसको बार बार गुनगुना रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है कि बैठ जाऊँ और इसी भजन को गाता रहूँ। बच्चों ईश्वर को भी याद करना ज़रूरी होता है, तो आप लोग बोर ना हों, ये ना सोचें। बच्चों भजन है, अब फिर कभी सुनाएंगे आपको। चलिए 7th डाउट पर जो आपके दिमाग में खटक सकता है कि सर अगर हम कई लेंस मिला दें, उससे पहले बच्चों एक बात और, अभी मैंने लेंसों को संपर्क में जब लाया था, तो अगर एक बात और बता दूं, अगर मैं समान क्षमता के, उसी 6th क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं, समान क्षमता के, दोनों की क्षमताएं समान हैं, एक उत्तल है लेकिन और एक अवतल है, समान क्षमताओं के एक उत्तल और एक अवतल लेंस को मैं अगर मिला दूं, तो बच्चों जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, वो साधारण प्लेट रह जाएगा, लेंस नहीं रहेगा, क्षमता शून्य हो जाएगी। समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की, जैसे सादा कांच की प्लेट होती है वैसा कार्य करेगा, ये बात ध्यान रखें। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसकी भी क्षमता समान है, इसकी भी, दोनों की। जैसे इसकी 4 डायोप्टर है तो ये उत्तल है तो +4 होगी और इसकी -4 होगी। बच्चों क्षमताएं समान है लेकिन ये उत्तल है, ये अवतल है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस तो -4 तो -1/4 बराबर
0, तो 1/f बराबर 0, तो f बराबर अनंत, और अनंत किसकी होती है? फोकस दूरी समतल कांच की प्लेट की। ये उस डाउट में रह गया था बताने को, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 7th डाउट पर। 7वां डाउट ये है बच्चों कि अगर हमने कई लेंस मिला दिए तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवर्धन कितना होगा। ध्यान रखें, अगर एक लेंस का आवर्धन m1 है, एक का m2 है, एक का m3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे लेंस हमने इकट्ठे करके रख दिए और एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाओगे तो उसका जो आवर्धन होगा वो कितने गुना बड़ा या छोटा बनेगा, सबका मल्टीप्लाई कर दो तो संयुक्त जो लेंस बनेगा सभी लेंसों को मिलाकर वो कितना आवर्धन करेगा बच्चों? m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन, जितने भी लेंस हों, ये ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेंस, पहला लेंस किसी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो m1 2 हो गया, दूसरा लेंस 3 गुना बड़ा बनाता है और दोनों को लेंसों को मिला दिया हमने, फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया तो वो कितने गुना बड़ा बनेगा बच्चों? 2 गुणा 3 बराबर 6 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मेरा तात्पर्य था। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले डाउट पे चलूँगा। बच्चों इसी में एक बात और पढ़ लेते हैं, अगला डाउट अभी नहीं, 7 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए, वीडियो भी बहुत लेंदी हो रहा है तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे आज के लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जब लंबाई में आवर्धन होता है, जैसे प्रतिबिंब किसी वस्तु का किसी से बनता है, जैसे इससे ये प्रतिबिंब बना उत्तल लेंस से, मान लो यहाँ पर, यहाँ बना मान लो प्रतिबिंब, तो जितने गुना वो लंबाई में बढ़ता है उतने ही गुना वो चौड़ाई में भी बढ़ेगा बच्चों। तो क्षेत्रफल में अगर आवर्धन निकालूं मैं तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, यानी मैग्नीफिकेशन इन एरिया, उस वस्तु का एरिया कितना गुना चेंज होगा, मैग्नीफिकेशन इन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? m स्क्वायर, क्योंकि m गुना वो लंबाई में बढ़ेगा और m गुना चौड़ाई में भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है तो लंबाई में 2 गुना बड़ा बनेगा और चौड़ाई भी उस प्रतिबिंब की 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे आपकी पेंसिल है, उसकी इमेज बना रहे हो तो पेंसिल अगर 2 गुनी बड़ी बन रही है तो 2 गुनी मोटी भी बन रही होगी। तो और क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी मैग्नीफिकेशन इन लेंथ इंटू मैग्नीफिकेशन इंटू विड्थ, तो m इंटू m दोनों में बराबर होगा, समान मैग्नीफिकेशन होगा, तो टोटल एरिया में मैग्नीफिकेशन m स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बच्चों। और ऐसे ही मैग्नीफिकेशन इन वॉल्यूम, आयतन में, तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया कि लंबाई भी उतने गुना आवर्धन होगा, चौड़ाई में भी उतने ही गुना आवर्धन होगा, और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन में उतना ही होगा। अगर हम उसके वॉल्यूम को देखें, प्रतिबिंब के वॉल्यूम को, तो वो m गुणा m बराबर m³ हो जाएगा बच्चों। क्षेत्रफल का आवर्धन m स्क्वायर और मैग्नीफिकेशन इन लेंथ कितना था? m था उस समय है। कब है ये? जब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन, मैग्नीफिकेशन इन लेंथ m है तो एरिया में m स्क्वायर होगा और वॉल्यूम में m³ होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और बच्चों उस भजन को ज़रूर सुनना बच्चों, बहुत प्यारा भजन है। ठीक है, और सुबह उठ के गुनगुनाया करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। और बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें आप बहुत कंजूसी बरत रहे हैं, मैं बच्चों मन लगा के पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम उसमें कंजूसी कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।